जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे बात छोड़ी थी कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था एक क्लास के अंदर और उसी नाम से एक और फंक्शन बनाया था। इसको हमने कहा था कि दिस इज़ एन ओवरलोडेड फंक्शन। ठीक है जी। अभी हम ये इससे काइंड ऑफ रिलेटेड काम करना चाहते हैं। वो ये है कि हम बनाएंगे एक क्लास। यहाँ पे ज़रा गौर से देखें। अभी हम क्लास का नाम, हमारे पास जो फाइल का नाम है वो है runner07.java। ठीक है जी। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक runner07 के नाम से एक क्लास होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है दैट इज़ क्लास पॉलीगॉन। तो इट्स वेरी वैलिड कि आपके पास एक पब्लिक क्लास runner07 की तो होनी चाहिए। ठीक है, ये तो ज़रूरी होगी, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जब आपकी पूरी होगी तो अब इसके अंदर आप और क्लासेस बना सकते हैं। ये नहीं है ज़रूरी कि एक फ़ाइल के अंदर एक ही क्लास हो। आप मल्टीपल क्लासेस अलग अलग फाइलों में भी बना सकते हैं, विच इज़ नॉर्मली रिकमेंडेड। ठीक है, अक्सर केसेस में इस तरह होता है कि आप अलग अलग जगहों पे अलग डॉट जावा की फाइल के अंदर अलग एक क्लास बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वैलिड कि आपके पास एक पब्लिक क्लास उस नाम की फाइल में होनी चाहिए। ये बात तो ज़रूरी होगी। ठीक, इसके बाद अब आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आके एक और क्लास भी बना लें। ठीक है, लेकिन इसको आप पब्लिक क्लास नहीं करेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पब्लिक क्लास के लिए रिक्वायरमेंट है कि इसी नाम की फाइल में वो एग्जिस्ट करती हो। ठीक हो गया। बहरहाल, तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई पॉलीगॉन के नाम से। ठीक है, इस के अंदर हम क्या बनाना चाह रहे हैं? एक पॉलीगॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी केस स्टडी है कि हम उसकी नंबर ऑफ साइड्स बताएंगे और हम ये कहेंगे कि इसका एरिया क्या है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड हमने क्लास में भी किया था, लेकिन उसी को हम दोबारा देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो लास्ट टाइम रह भी गई थी, थोड़ी सी बता दूं। कन्वेंशन है, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन आमतौर पे जावा में इस तरीके से किया जाता है कि क्लासों के नाम होते हैं टाइटल केस में। ठीक है, टाइटल केस से मुराद होती है कि अलग अलग जो वर्ड आएंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज होगा। ठीक है, जैसे अगर आप इसका नाम मिसाल के तौर पर रखना चाहते हो एम्बिगुअस पॉलीगॉन फॉर सम रीजन। ठीक है, तो आप ए बड़ा करेंगे और बी बड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये टाइटल केस होता है। तो क्लासों के नाम होते हैं टाइटल केस में। ठीक है, दूसरा आपके पास जो फंक्शन के नाम होते हैं अदर देन दी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को छोड़ के, उसके अलावा आपके पास जो फंक्शन के नाम होते हैं इसको कहा जाता है कैमल केस में। कैमल केस और टाइटल केस में फ़र्क ये है कि आपके पास बाकी सारे वर्ड्स बड़े होंगे लेकिन सिर्फ पहला वाला जो है छोटा होगा। इसको कैमल केस इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊँट का सर नीचे होता है और बाकी कोहान ऊपर इस तरह होती है। ठीक है, तो इसको कैमल केस कहा जाता है। ठीक है, तो हर लैंग्वेज की अपनी कन्वेंशन होती है। जावा की कन्वेंशन ये है कि आपके पास फंक्शन के नाम होने चाहिए कैमल केस में। ठीक है, इसको आप फिर सर्च करके तफसील से देख भी सकते हैं कि कैमल केस क्या होता है, टाइटल केस क्या होता है, लेकिन क्लास का नाम टाइटल केस में और फंक्शंस का नाम कैमल केस में। ठीक है, और आई एम नॉट श्योर, मुझे सही याद नहीं है, बड़ा सा हो गया, जावा यूज़ भी नहीं की सही तरीके से, लेकिन आई एम फेयरली श्योर कि मेंबर्स के नाम भी जो हैं वो कैमल केस में ही होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास एक और कन्वेंशन होती है जो कि पाइथन में हमने इस्तेमाल भी की है कि आप कहेंगे अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो ये अंडरस्कोर सेपरेटेड आपके पास कन्वेंशन होगी, पता नहीं इसको क्या कहेंगे, लेकिन बहरहाल बात समझ आ गई ना। ठीक है, तो मुख्तलिफ कन्वेंशन होती हैं जावा के अंदर, ये कन्वेंशन जो है ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। तो बहरहाल अभी हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो पॉलीगॉन की साइड्स ज़रूर होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि साइड्स ना हो। ठीक है, जो भी पॉलीगॉन होगा उसकी साइड जरूर होंगी। तो अब इस कंस्ट्रक्टर को अगर आपने साइड्स नहीं बताई कि कितनी साइड्स का ये पॉलीगॉन होगा तो ये इंस्टेंस बन तो जाएगा, लेकिन लॉजिकली इट विल नॉट मेक सेंस कि ये पॉलीगॉन है, क्योंकि पॉलीगॉन की साइड्स बताना जरूरी है। हमने क्या किया, उस मसले को हल करने के लिए कह दिया कि चलो जी हम नम साइड्स को जीरो ले लेते हैं। ठीक है, फॉर द टाइमिंग हम कहते हैं जी नंबर ऑफ साइड्स इसकी जीरो है, ऑल्दो के जीरो साइड्स का पॉलीगॉन नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए कर लिया। अच्छा चलो कर लिया। अब अगर हम इसके अंदर एक गेट एरिया का फंक्शन बनाते हैं तो अब चूंकि हमें नंबर ऑफ साइड्स ही नहीं पता तो हम उसका एरिया कहाँ से निकालेंगे? तो अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी रिटर्न 2.0 या 0.0 वॉट एवर, बट वी हैव नो आइडिया हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट दिस गेट एरिया। ठीक है, इसकी तरफ आगे फिर थोड़ा सा तफसील से आते हैं। सही हो गया। इसका अगर हमने इंस्टेंस बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम कहेंगे पॉलीगॉन p इज इक्वल टू न्यू पॉलीगॉन। ठीक है, हमने एक नया पॉलीगॉन बनाना है। अगेन इट डज नॉट मेक सेंस, मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, p के नाम से एक ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन रियल वर्ल्ड के हिसाब से इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि पॉलीगॉन की हमेशा कोई ना कोई नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, जो कि मैंने इसको नहीं बताई। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है? अब अगर मैं इसको कहता हूं कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन मुझे कैलकुलेट करके दो, तो ये मुझे आउटपुट तो कर देगा क्योंकि मैंने कोड तो कर दिया, लेकिन इट डज नॉट मेक सेंस अगेन। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो इसको हम रन करते हैं। एज एक्सपेक्टेड हमें आउटपुट कर देगा एरिया ऑफ पॉलीगॉन 0 है। ठीक है, लेकिन अगेन दिस इज फॉर आर सिंप्लिसिटी, हमें समझ आनी चाहिए बात। तो अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई पॉलीगॉन तो हमने बता दिया, लेकिन हम यूं करेंगे कि हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अलग से। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर तो ये पहले से हमने यहाँ पे बना दिया, छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा एक है जिसको हम कहेंगे कि मैं आपको नंबर ऑफ साइड्स भिजवाऊंगा। ठीक है, तो ये देखें, ये भी कंस्ट्रक्टर है और ये भी कंस्ट्रक्टर है। कैसे पता चला? इन दोनों का नाम एग्जैक्टली वही है जो कि क्लास का नाम है। ठीक है, और इनकी रिटर्न टाइप नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है? कंस्ट्रक्टर्स हैं। सही हो गया। ये कंस्ट्रक्टर जो है ये ओवरलोडेड है। जैसे फंक्शन ओवरलोड होता था
आर्ग्यूमेंट्स की नंबर चेंज करने से, पैरामीटर के नंबर चेंज करने से इस तरीके से कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग था वैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, तो इतना हमने कर दिया कि इसको नंबर ऑफ साइड्स बता दी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे इसको कहते हैं 3। ठीक है, लेकिन अगेन एरिया कैलकुलेट करना डज नॉट मेक सेंस। चलें 3 में सेंस बनाता है, 4 इसको हम दे दें अगर, तो 3 में तो ट्राइंगल है ना, वो तो काइंड ऑफ ऑब्वियस है। लेकिन अगर मैं इसको 4 कहता हूँ तो 4 में रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, वो क्या होता है ट्रेपीजियम, वो भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारी शेप्स हो सकती है। तो अगेन गेट एरिया डज नॉट मेक मच सेंस। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या काम लैंग्वेज हमें अलाउ करती है, से आगे बढ़ के अब हम जा रहे हैं कि व्हाट मेक सेंस, लॉजिकली किस बात की सेंस बनती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब आपका तजुर्बा होता जाएगा तो आपको ये बात, वो जो हम बार बार कहते हैं ना कि सिंटेक्स का मसला कोई बड़ी बात नहीं है, नो सिंटेक्स प्रॉब्लम, लेकिन लॉजिकली दिस डज नॉट मेक सेंस। ये अगर आप किसी और को देंगे तो वो कहेगा आप 0 क्यों रिटर्न कर रहे थे, आपको चाहिए था एक्सेप्शन थ्रो करते। ठीक है, तो अब वो जो है इख्तिलाफ जब आ जाता है तो उसकी वजह से एम्बिग्विटीज पैदा होती है। अभी आप ये समझ रहे हैं 0 अच्छा था, थोड़ी देर बाद जाकर आपने कहा कुछ और वैल्यू देता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो अब लॉजिकल एरर्स की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे हमने इसको कह दिया, तो ऑल्दो के दिस कंस्ट्रक्टर नाउ मेक सेंस कि हमने नंबर ऑफ साइड्स बता दी, लेकिन एरिया कैलकुलेट करने का अभी भी हमारे पास कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि बजाय इसके कि हम पॉलीगॉन के साथ लड़ाई करें, हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलीगॉन की क्लास बनाएं। ठीक है, उसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है रेक्टेंगल की। ठीक है, अच्छा ठीक है, सही है, सॉरी। ये हमने एक क्लास बनाई, क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स पॉलीगॉन। जावा का सिंटेक्स ये है। पाइथन में हमने क्या किया था, क्लास डॉग और ब्रैकेट में एनिमल, वहां पे सिंटेक्स ये था। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रेक्टेंगल एक्सटेंड्स पॉलीगॉन, इसका मतलब है कि पॉलीगॉन मेन टाइप है और उसकी एक किस्म है अब रेक्टेंगल, और इसी की एक और किस्म ट्राइंगल भी हो सकती है। ठीक हो गया, तो दिस रेक्टेंगल एक्सटेंड्स पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन के अंदर जो चीजें थी वो तो रेक्टेंगल के अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। तो अगर हम इसको जाके कहते हैं कि रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं और हम इसको नंबर ऑफ साइड्स भी भिजवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे 2 कंस्ट्रक्टर मौजूद है, ऑल्दो के रेक्टेंगल को अब नंबर ऑफ साइड्स भिजवाना डज नॉट मेक सेंस, लेकिन अगेन वो सेंस और बात है, और यहाँ पे सिंटेक्स में हमें अलाउड है कि जो कंस्ट्रक्टर इसके थे वो कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल के भी होंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टर इसका ऐड करते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। ठीक, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्योंकि ये पॉलीगॉन की एक टाइप है, तो ये क्या करेगा कि अपने पेरेंट को कॉल भिजवाएगा कि भाई अपने आप को इंस्टेंशिएट करो, अपना एक इंस्टेंस बनाओ विद कितनी साइड्स, 4 साइड्स। ठीक है, तो इसको दोबारा देखें, हमने यहां पे इसको कहा रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, क्योंकि हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम जब गए तो इसने कहा कि सुपर और उसको 4 भिजवाया। सुपर का मतलब है कि मैंने जिसको एक्सटेंड किया हुआ है, इसने किसको एक्सटेंड किया, पॉलीगॉन को, उसका एक इंस्टेंस बनाओ। तो ये उसका इंस्टेंस जब बनाएगा तो हमने चूंकि 4 भिजवाया तो इस कंस्ट्रक्टर के जरिए से इंस्टेंस बनाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स किस पे सेट हो जाएगी, 4 के ऊपर। ठीक है, दिस डॉट नम साइड्स, देखें ये रेक्टेंगल एक इंस्टेंस बना। ठीक है, इसने कहा कि मेरा इंस्टेंस बनाने के लिए मेरे पेरेंट का एक इंस्टेंस बनाओ, तो वो कोई अलग इंस्टेंस नहीं है, इसी इंस्टेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होगा कि इसके पेरेंट का एक इंस्टेंस बनेगा। ठीक है, और उसको हम क्या वैल्यू भिजवा देंगे, 4। तो यहां पे दिस, ये जो दिस का इंस्टेंस है, इसके अंदर नम साइड्स के वेरिएबल की क्या वैल्यू हो जाएगी, 4। ठीक है जी, तो अब हम यहां पे आके क्या कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन num sides in rectangle is क्या चीज, r dot num sides। ठीक है जी, ओके, राइट। देखें, चलें ये बात भी आ गई तो देख लें। हमने इसको भिजवाया यहां से 4। ठीक, ये कह रहा है कि p डॉट गेट एरिया को हम 4 नहीं भिजवा सकते, मुझे बताते हैं किया है, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, p डॉट गेट एरिया को मैंने भिजवाया था यहाँ पे 4, जबकि p डॉट गेट एरिया यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहा था, कंस्ट्रक्टर को मैंने ओवरलोड किया हुआ था, तो कंस्ट्रक्टर को भिजवाना चाहिए था। एरर समझ आ गया जी? अच्छा, गुड। तो अब होपफुली इसको काम करना चाहिए। ठीक हो गया जी। नंबर साइड कहाँ से आई, 4, ये कैसे सेट हुई, क्योंकि उस पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये सेट कर दिया था, तो इसने उसको कॉल भिजवाई और उसने जो अपनी इंस्टेंशिएशन करनी थी उसके हिसाब से इसकी भी इंस्टेंशिएशन हो गई। तो ये यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि इस सुपर 4 की वजह से पेरेंट का कोई अलग इंस्टेंस नहीं बना। इसी इंस्टेंस को बनाने के लिए तरीकाकार क्या है कि पहले पेरेंट का इंस्टेंस बनाओ, एक पॉलीगॉन बनाओ और उसकी साइड्स 4 सेट कर दो। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं सेट साइड्स का।
ठीक है, उससे पहले हम क्या कहते हैं कि हमारे रेक्टेंगल के अंदर दो और चीजें हैं जो कि पॉलीगॉन में जरूरी नहीं है। वो क्या है? लेंथ और विड्थ। ठीक, और हम एक फंक्शन बनाते हैं सेट साइड्स का, जिसको हम लेंथ और विड्थ भेजते हैं और हम क्या सेट कर देते हैं? दिस डॉट लेंथ, दिस डॉट विड्थ। ठीक हो गया जी। सेट साइड्स कहाँ गया? ये रहा। आर डॉट सेट साइज 4,4, यानी कि दोनों साइड्स को लेंथ और विड्थ को 4 पे सेट कर दो। और उसके बाद जब हम आर डॉट गेट एरिया कॉल करते हैं, जो कि यहां पे डिफाइंड है गेट एरिया, तो देखें एक गेट एरिया हमारे पास डिफाइंड था यहां पे, विच हमने कहा था कि भाई इट डज नॉट मेक सेंस। अब हमने क्या किया कि रेक्टेंगल कहता है कि भाई आपका गेट एरिया फजूल है, मेरा उसके साथ कोई काम नहीं है, मैं अपना गेट एरिया खुद बताऊंगा। ठीक है, तो एसेंशियली इसने क्या कहा कि मेरे पेरेंट के अंदर ये फंक्शन जिस भी तरीके से डिफाइंड था, फॉरगेट अबाउट दैट, मैं वो दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये बात समझ आ रही है? जैसे हमने कहा था ना कि जो चीजें यहां पे मौजूद हैं वो खुद ही नीचे आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी, गेट एरिया नीचे आ गया, लेकिन यहां पे जब मैंने गेट एरिया दोबारा डिफाइन कर दिया तो वो गेट एरिया अब इसके इंस्टेंस के साथ उसका ताल्लुक नहीं रहा। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जब हम इसका गेट एरिया कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा। हाँ, अगर यहां पे मौजूद ना होता तो फिर हम पेरेंट की क्लास के अंदर जाके देख लेते। ठीक, तो इसको भी रन करते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने सेट साइड्स किया और फिर हमने आर डॉट गेट एरिया किया, तो अब उसूलन इसको वो 0.0 नहीं रिटर्न करना चाहिए, 4 × 4 16 इसको रिटर्न करना चाहिए। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 16। ठीक है जी, ये बात समझ आई जी? तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपकी एक क्लास है जिसने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और उसकी जो चाइल्ड क्लास होती है उस फंक्शन को रीडिफाइन कर ले, यानी कहे कि वो बात सही नहीं है, अब मैं एक नया फंक्शन बना रही हूं विच इज एसेंशियली द सेम फंक्शन। देखिए इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स का सेम होना जरूरी है। देखें यहां पे गेट एरिया कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है? कोई भी नहीं। ये कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है? कोई भी नहीं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स कोई नहीं ले रहा ये। तो चूंकि ये दोनों के जो उसको कहते हैं कि इनकी डेफिनेशन एग्जैक्टली एक जैसी है, तो अब हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन खत्म और इसके इंस्टेंस के अंदर ये वाला फंक्शन जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसने एसेंशियली क्या किया है, ओवरराइड कर दिया अपने पेरेंट को। इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। कल हमने देखी थी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है कि दो फंक्शंस हैं, नाम उनके एक जैसे हैं लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट्स फर्क हैं, पैरामीटर फर्क है। जबकि ओवरराइडिंग ये है कि पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइंड था एग्जैक्टली उसी, इसको कहते हैं फंक्शन का सिग्नेचर, उसी सिग्नेचर के साथ, जो प्रोटोटाइप हम लिखते हैं उसको सिग्नेचर कहते हैं, उसी सिग्नेचर के साथ आपका वही फंक्शन चाइल्ड क्लास में जब आता है, तो इससे मुराद ये होती है कि पेरेंट क्लास वाले को छोड़ दो। ठीक है, उसकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। इसी को ओवरराइड करना कहा जाता है। ठीक है, दूसरे की बात काट के अपनी बात करने को कहा जाता है ओवरराइड करना किसी को। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। तो आमतौर पे ये सवाल पूछा जाता है, ऑल्दो कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आमतौर पे सवाल पूछा जाता है कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या फर्क है। तो सिंपल फर्क ये है कि ओवरलोडिंग के अंदर आपका सिग्नेचर फर्क होता है, जबकि ओवरराइडिंग में सिग्नेचर एक जैसा होता है। इसी वजह से ओवरराइड, अगर यहाँ पे मैं लिख देता कि भाई इंट x, तो अब ये कोई और फंक्शन है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो ये फिर हम कहते हैं कि ये ओवरलोडेड है। एक गेट एरिया सादा है और एक गेट एरिया ये वाला है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? तो जावा में एक चीज है जो कि जरा सी स्ट्रेंथ है इसकी, वो ये है कि जब आप किसी फंक्शन को ओवरराइड करते हैं तो कभी कभार इस तरह होता है कि वहां पे लेट से मैंने नाम इतने बड़े बड़े होते हैं फंक्शंस के कि कभी कभी इस तरह हो सकता है कि मैं किसी चीज को ओवरराइड करना चाह रहा हूं लेकिन मैंने गलत नाम दे दिया। ठीक है, तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे इस फंक्शन से पहले लिख देते हैं एट ओवरराइड। तो इस एट ओवरराइड का मतलब ये है कि भाई आगे जो मैं फंक्शन बता रहा हूं ये मैं एक पेरेंट की क्लास में से किसी फंक्शन को ओवरराइड करना चाह रहा हूं। ठीक है, जब आपने ये लिख दिया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, आप चाहे लिखें ना लिखें ओवरराइडिंग होगी। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आपसे कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक कोई हो गई, ठीक है, और आपने कहा कि मैं ओवरराइड करना चाह रहा हूं, तो ये आपको बाकायदा एरर देगा, भाई आपने तो कहा था कि मैं ओवरराइड कर रहा हूं, पेरेंट में तो इस नाम का फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो आपको गलती से बचाने के लिए इसको कहा जाता है ये एक एनोटेशन है। जावा में बहुत सारी किस्म की एनोटेशंस होती हैं, और लैंग्वेजेस में भी होती हैं, इवन पाइथन में भी होती हैं, उसका नाम फर्क है, लेकिन ये एनोटेशंस जो हैं ये आपको हेल्प करती हैं। तो एट ओवरराइड से और कुछ फर्क हासिल नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ कि अगर मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी तो मुझे एक हिंट मिल जाएगी कि आप करना चाह रहे थे ओवरराइड जबकि आपने किया नहीं है, आपने कोई और फंक्शन डिफाइन किया। ठीक हो गया जी? तो ये हो गई हमारे पास ओवरलोडिंग, कल देखी थी हमने परसों, और आज हमने देख ली ओवरराइडिंग। ठीक हो गया जी? कोई मसला तो नहीं आ रहा? अच्छा, आगे चलते हैं। 08। अब ये यही फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था इसको थोड़ा साफ करके लिख लिया। अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बात करना चाह रहे हैं कि देखिए हमने यहाँ पे कहा था कि भाई पी डॉट गेट एरिया डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक हो गया? एक बात तो जरा इसमें दोबारा देख लें कि हमने यहाँ पे जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो नहीं लिखा। ठीक है, तो अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना लिखा, कोई और कंस्ट्रक्टर लिख दिया, तो अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अज्यूम नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट तब होता है जब आपने कुछ और नहीं बताया। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूं कि मुझे एक पॉलीगॉन का इंस्टेंस बना के दो, तो अब ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब नहीं है, अब एक ही कंस्ट्रक्टर है जो कि आपसे एक आर्ग्यूमेंट मांगता है। ठीक है, तो पहले इसको रन कर लेते हैं। ओके, जनरेट।
तो ये अभी बाकायदा मुझे एरर देगा कि कंस्ट्रक्टर पॉलीगॉन इन क्लास पॉलीगॉन कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइप्स। गिवन टाइप्स आर नो टाइप। आपने कुछ भी नहीं भिजवाया तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे इसको 3 भिजवाना पड़ेगा। एक बात होगी, सही है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब होता है जब और कोई कंस्ट्रक्टर ना हो या आपने खुद बना दिया तब। ठीक हो गया। तो अभी देखें ये वही काम कर रहा है जो कि पीछे हो रहा था। ठीक है, इसको मैं जरा जी 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 बिल्कुल ठीक है जी। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, देखें हम करना ये चाह रहे हैं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात बीच में आपको बता दी। अब एक मसला ये है कि आपके पास यहाँ पे पॉलीगॉन पी का इंस्टेंस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, या यूं कह लें, चले इंस्टेंस को छोड़ें, हम ये चाहते हैं कि भाई पी डॉट गेट एरिया डज नॉट मेक एनी सेंस। तो हम ये बाकायदा अपने कोड में लिखें कि दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, बजाय इसके कि हम 0 रिटर्न कर रहे हैं। 0 इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक्सेप्शन थ्रो करें। जावा में पाइथन में सॉरी यही तरीका कार है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है विच डज नॉट मेक एनी सेंस, जिसको आप किसी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करेंगे, तो उसको आप कह देते हैं कि वहां पे जैसी ही उसकी बॉडी स्टार्ट होती है आप वहां पे लिख देते हैं रेज नॉट इंप्लीमेंटेड। तो नॉट इंप्लीमेंटेड एक एक्सेप्शन है जो कि नाम से जाहिर है कि इट्स नॉट इंप्लीमेंटेड। ठीक है, तो जैसी कोई इसको कॉल करेगा खुद ही एक्सेप्शन आ जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि जी ये फंक्शन मैंने कॉल नहीं करना। लेकिन जावा में हमारे पास डिफरेंट तरीका है, ये भी कर सकते हैं लेकिन ये नॉर्मल तरीका नहीं है। हमारे पास तरीका ये है कि हम आके कहते हैं कि इस पॉलीगॉन के अंदर ये जो फंक्शन है दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन किस चीज को कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐसी चीज होती है, वैसे एब्स्ट्रैक्ट इस चीज को कहा जाता है जिसको हम कहते हैं कि जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, ब्यूटी आमतौर पर एग्जांपल दी जाती है कि ब्यूटी की अपनी कोई फॉर्म नहीं होती, या वाइटनेस है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह जो भी चीज होती है। ठीक है, ग्रामर मुझे बहुत अच्छी नहीं आती लेकिन तो एब्स्ट्रैक्ट चीज वो होती है जिसके ऊपर आप हाथ नहीं लगा सकते। तो इस एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि इस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होगी। तो आप क्या करते हैं, अब आप आके कहते हैं कि ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि इसकी बॉडी नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो आपने क्या कहा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डबल गेट एरिया। सही हो गया। आपने कह दिया कि ये फंक्शन जो है ये दिस मेक्स नो सेंस, इसकी बॉडी मैं नहीं बता सकता। तो भाई लिखा क्यों है? लिखा इसलिए है ताकि चाइल्ड जो है वो इसको डिफाइन कर सके। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इस बात लिखने से चाइल्ड के ऊपर क्या फर्क आया। ठीक है, ये तो ऐसी चाइल्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो देखें मसला ये है कि अब आपने एक ऐसी चीज बनाई है, एक ऐसी क्लास बनाई है जिसके अंदर एक पोर्शन ऐसा है जो कि बनाया नहीं जा सकता, उसकी बॉडी नहीं है, उसकी इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो जब कोई एक चीज ऐसी आ गई तो अब आपकी पूरी क्लास ऐसी होगी कि अब इसका इंस्टेंस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर इंस्टेंस बनाया जाएगा तो उसके अंदर इस फंक्शन का होना भी जरूरी है, और ये फंक्शन हो नहीं सकता, इस वजह से पूरी क्लास नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसूल ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये बात समझ आ रही है ना कि एब्स्ट्रैक्ट हम किस चीज को करते हैं जिसकी बॉडी हम बताना नहीं चाहते या बता सकते नहीं है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट से क्या होता है कि इस फंक्शन की बॉडी नहीं है। चूंकि इस फंक्शन की बॉडी नहीं है, इसका मतलब है कि पूरी क्लास के अंदर जब हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है जिसकी बॉडी नहीं है। तो जब उसकी बॉडी नहीं है तो पूरी क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉलीगॉन ये खुद ही हो जाती है। अगर आप नहीं करेंगे तो एरर देता कि नहीं देता। हाँ, पॉलीगॉन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड इट डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट एरिया। ये कह रहा है कि आपने एक ऐसी क्लास बनाई है जिसके अंदर कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट मौजूद है, ठीक है, और ना इसने उसकी बॉडी बनाई है और ना इसने अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट कहा है। तो या तो आप कहें कि इसकी बॉडी ये है, या आप कहें कि मैं भी एब्स्ट्रैक्ट हूं। ठीक है, तो अब आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना जरूरी है। बात समझ आई जी? बॉडी के अंदर एक ऐसा पोर्शन है जो कि नहीं बनाया जा सकता, तो जब वो एक पोर्शन नहीं बनाया जा सकता तो फिर पूरी बॉडी भी नहीं बनाई जा सकती, पूरी क्लास का भी इंस्टेंशिएशन नहीं की जा सकती। ठीक हो गया, हमने इसको कर दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का उसूल ये है कि आप इसको इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो अब ये काम नहीं कर सकते। वो हमने कह दिया कि चलो ये एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन चूंकि हमने बाय डेफिनेशन कह दिया कि इसकी बॉडी नहीं बन सकती, तो अब जो आप इसकी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पॉलीगॉन इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, इसको अब हटाना पड़ेगा। जब ये हट गया, जो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके गेट एरिया के फंक्शन को भी हम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो पूरी पॉलीगॉन की क्लॉज जो है फारिग हो गई वो। ठीक है, तो बनाई क्यों थी भाई? बनाई इस वजह से थी कि अब हम जब नीचे आके कहते हैं कि क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स पॉलीगॉन, गौर से देखें, पॉलीगॉन में जो चीजें थी वो सारी नीचे आ गई, उन जो चीजों में गेट एरिया भी शामिल था जो कि एब्स्ट्रैक्ट था। तो अब रेक्टेंगल या तो गेट एरिया का फंक्शन बनाएगा या ये अपने आप को भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा। वही उसूल है कि अगर इसके अंदर कोई भी चीज एब्स्ट्रैक्ट है तो ऊपर से एक चीज आ गई ना जो कि एब्स्ट्रैक्ट थी, अब वो एब्स्ट्रैक्ट चीज चूंकि आ गई तो या तो ये उसकी बॉडी अभी बताएगा और या फिर ये कहेगा कि मैं भी एब्स्ट्रैक्ट हूं। सही हो गया। तो अगर हम रेक्टेंगल की क्लास के अंदर यहां पे आके गेट एरिया नहीं बनाते तो ये देखें अभी क्या एरर देगा मुझे। अब वो एरर सेंस बनाएगा जो कि पहले हम देखा था, रेक्टेंगल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट एरिया। गेट एरिया जो एब्स्ट्रैक्ट था जो कि इसके पास आ गया है, इसने ओवरराइड किया नहीं, इसने भी बॉडी नहीं बताई, तो अब इसको खुद एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए था। तो आप क्या करते हैं, इस एब्स्ट्रैक्ट के जरिए से आप जो चिल्ड्रन आपको
इनहेरिट कर रहे हो तो इसको कहते हैं वो इनहेरिट कर रहे हैं आपको, उनके ऊपर आप इन्फोर्समेंट डालते हैं कि तुम ये फंक्शन जरूर लिखोगे वरना तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जो भी पॉलीगॉन होगा उसका गेट एरिया होना जरूरी है। सिर्फ मैं जो पॉलीगॉन हूं, मैं एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हूं, मेरा एरिया नहीं होता। हाँ, जो कहेगा कि मैं पॉलीगॉन हूं, तुम रेक्टेंगल हो, तुम कहते हो मैं पॉलीगॉन हूं, गेट एरिया डिफाइन करोगे, वरना यू डू नॉट मेक सेंस ईदर। ठीक है, समझ आ गई? हम कहते हैं 4 साइडेड पॉलीगॉन, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट होगा क्योंकि उसके अंदर ट्रेपीजियम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। फिर उससे आगे जो करेगा तो ये बात जाती जाएगी। जितनी दफा इनहेरिट करेंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट 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 नीचे आता रहेगा। आपको किसी न किसी जगह पे जाके बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। जब आप बॉडी डिफाइन कर देंगे तो उसका इंस्टेंस फिर बन सकता है। ठीक हो गया जी? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके रेक्टेंगल के अंदर हम एक इसको ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक, अब जब गेट एरिया डिफाइन हो गया, यहाँ पे अब इसकी बॉडी आ गई ना, अब चूंकि ये बॉडी आ गई तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा तो इस वजह से अब रेक्टेंगल का इंस्टेंस बनाया जा सकता है। ठीक है जी? तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई कि रेक्टेंगल हमारे पास मौजूद भी है और उसको हमने एनफोर्स भी कर दिया कि तुम अब अपना एरिया बनाओगे। ठीक है जी? एरिया के बगैर काम नहीं चलेगा। सही है जी? समझ आ गई बात की जी? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, ये इतना बड़ा खड़ा क्यों पाला हमने? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ये चीज़ जब हजम होगी तो आपको नजर आएगा कि ये बहुत खूबसूरत किस्म का इसके अंदर एक लॉजिकल सेंस है। ठीक है, इसी वजह से पूरी स्टोरी मैं आप लोगों के सामने चला रहा हूं। देखें, हम ये कहते हैं कि ये आर जो है, इसलिए शुरू में आप लोगों को बताया था, इसको हम कहते हैं कि दिस इज ए रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल है जो कि रेफरेंस होल्ड करता है। दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, और ये चीज जो है आपके पास ऑब्जेक्ट बना के देती है आपको। ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा, ये रेफरेंस वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो उसूल ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि पेरेंट क्लास का है, ठीक है, तो इसके अंदर आप किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकते हैं। बात समझ आई जी? आपके पास जो पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, ये आर की टाइप क्या है, पॉलीगॉन, इसको ये पॉइंट कर सकता है किसी चाइल्ड क्लास को। ये ऐसी वैसी किसी चीज को और नहीं पॉइंट कर सकता। या ये अपनी क्लास को पॉइंट करेगा या अपने चिल्ड्रन में से किसी को पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये आर किसी ऐसी चीज को पॉइंट करेगा जो कि पॉलीगॉन होगी। तो रेक्टेंगल भी तो पॉलीगॉन ही है ना। ठीक है, तो उसूल तो खराब नहीं हो रहा ना। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो रूल्स है ना, ये बड़े लॉजिकल किस्म के रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बस आपको याद करना पड़ेगा कि ये पेरेंट क्लास जो है उसको कर सकते हैं। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आर कह रहा है कि मैं एड्रेस होल्ड कर सकता हूं किसी पॉलीगॉन का, और रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन ही है, इस वजह से आर उसका वो भी होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ? ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? ये फायदे के लिए हम एक और क्लास खोलते हैं। टोटल 11 है मेरे पास, खैर बात बहुत लंबी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, एक चीज़ रहेगी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ओके, एग्जांपल ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने ये एटम यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एडिटर्स होते हैं। तो इसके अंदर आप C++ की फाइल भी खोल सकते हैं, पाइथन की फाइल भी खोल सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फाइलें भी खोल सकते हैं। इसी के अंदर आप PDF भी ओपन कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप ओपन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, CSV फाइल आप ओपन कर सकते हैं जो कि आपको टेबल के अंदर जिस तरह एक्सेल में नजर आती है वैसे नजर आ सकती है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ होती है। तो इसका तरीकाकार क्या किया जाता है, हम ये कहते हैं, ये तो हमारी मेन रनर क्लास होगी। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, इसको आप यूँ कर लें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्लगइन। ठीक है, प्लगइन क्या कहता है कि प्लगइन एक ऐसी चीज होगी, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज होगी जो कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट शो करेगी। ठीक है, अब दिस इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कि कोई भी डॉक्यूमेंट मैं कैसे शो करूंगा। हर डॉक्यूमेंट की CSV की अपनी शक्ल होती है, जेसन की अपनी शक्ल होती है, CPP के अलग सिंटेक्स हाईलाइटिंग होती है, हर एक अलग अलग से, PDF की अलग शक्ल होती है। ठीक है, तो कोई भी क्लास ये नहीं कह सकती कि मेरे ड्रॉ का क्या मतलब होगा। ड्रॉ का मतलब है कि पूरे पेंट के ऊपर, इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बनाओ। ठीक है, जो आउटपुट दिखाना है वो दिखाओ। ठीक हो गया जी? समझ आ रही बात की? तो ड्रॉ हम नहीं कर सकते इस तरीके से। सेव, हर फाइल को सेव करने का अपना मतलब होता है। PDF को सेव करना कुछ और चीज होता है, CSV को सेव करना कुछ और चीज होता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस हैं जो कि हम कहते हैं कि प्लगइन एक ऐसी चीज होगी जो कि ड्रॉ बनाएगी कोई चीज और सेव, ये दो फंक्शंस वो बनाएगी, तो फिर वो प्लगइन कहलाएगी। समझ आ रही बात की? इस वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। हमने यहां क्यों बॉडी नहीं डिफाइन की, क्योंकि प्लगइन बड़ी जेनेरिक सी बात है, हमें नहीं पता चलता कि हम किस किस्म की फाइल के साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई ऐसी क्लास हो जिसके अंदर सिर्फ फंक्शंस हो और सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट हो, तो इसके लिए आसान लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बड़ी कहानी की जगह पे हम इस एब्स्ट्रैक्ट को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह पे हम कह देते हैं कि इंटरफेस है ये। ठीक है, इसको इंटरफेस क्यों कहते हैं? इंटरफेस शुरू से हम बात करते आ रहे हैं ना कि ऐसी चीज है जिसके जरिए से आप कहते हैं कि इंटरेक्शन इस किस्म की होगी। तो यहां पे देखिए, आपने क्या दो चीजें बताई कि आप इसके साथ दो किस्म की इंटरेक्शन कर सकते हैं, ड्रॉ और सेव। इस वजह से इसको इंटरफेस कहा जाता है कि और कोई बात आपको नहीं बता रही, सिर्फ ये बता रही है कि जो लोग इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जो कहेंगे ना, अगर कोई बंदा कहता है कि मैं AC बना रहा हूं, तो जी आप AC की इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे, रिमोट से ऑन ऑफ होना चाहिए और बटन से ऑन ऑफ होना चाहिए।
समझ आ रही बात की? तो इंटरफेस ये बताती है कि क्या बात हो सकती है, कैसे होगी के साथ कोई काम नहीं है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने एपीआई की बात की थी शुरू में, कोर्स में एपीआई की बात की थी। तो वहां पे यही बात थी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कहेंगे कि भाई मैंने सेव करना है, वो कैसे सेव करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जाने, उसका काम जाने। तो इंटरफेस आप जब डिफाइन करते हैं तो आप ये बताते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं। अब आगे जिस बंदे ने उसको इंप्लीमेंट करना है कि किस तरीके से ये काम होगा वो जाने, उसका काम जाने। समझ आ गई बात की? लेकिन ये दो काम उसको करने जरूर चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैं बटन दबाने जाऊं वहां पे ऑन ऑफ का बटन ही ना हो, उसके पीछे जो करता है लगा रहे, लेकिन ऑन ऑफ का बटन होना जरूरी है। ठीक होगी? ये बात समझ आइए? तो एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर सिर्फ फंक्शन ही और सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट हो, तो उसको आसान अल्फाज में इंटरफेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्शन डिफाइन करती है एसेंशियली। ठीक हो गया? तो जिस तरीके से हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते थे तो इंटरफेस को किया जाता है इंप्लीमेंट, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता। बात एसेंशियली वही बन जाती है। ठीक है? इस प्लगइन को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये जो दो फंक्शंस हैं ये मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्लगइन था टेक्स्ट एडिटर प्लगइन, जिसके अंदर मैं ये नॉर्मल टाइपिंग कर रहा हूं। ठीक है? तो वो क्या करेगा, उसके अंदर भी कोई भी नहीं है, मैंने क्लास बनाई और क्लास खत्म। ठीक है? जो कमेंट आउट किया हुआ तो कमेंट आउट है। ठीक है? इसको अगर मैं रन करता हूं तो ये क्या कहते हैं देखें, टेक्स्ट एडिटर प्लगइन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेव इन प्लगइन। ठीक है? बात एग्जैक्टली वही कर रहा है, इसीलिए कहा कि एसेंशियली इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये वही कह रहा है कि सेव का फंक्शन वहां पे होना चाहिए था जो कि यहां पे नहीं है, और इसने ये भी नहीं कहा कि मैं एब्स्ट्रैक्ट हूं। इस एक मसले को तो हल करें ना पहले। ये देखें, आप सेव को जब हल करेंगे ना तो अब ड्रॉ पे एतराज करेगा। जब एक मसला आ गया, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में मसला ये कि जब एक मसला आ गया तो वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक है? जब आपने सेव का मसला हल कर दिया अभी कहता है ड्रॉ किधर है, अभी पहले कहते हैं मुझे भाई पहले वो नहीं। कंपाइलेशन ऐसे नहीं होता, ड्रॉ पहले लिखा हुआ था सेव बाद में। डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से हो। ठीक है? करने में उससे शायद आगे पीछे हो गया। ठीक है? करना दोनों है आपने। ठीक है? चाहे पहले उस पर एतराज करे इस पर एतराज करे, लेकिन करना दोनों है। आई एम नॉट रियली श्योर कि इसका जवाब क्या है, लेकिन ऑब्वियसली इसने कुछ ना कुछ वो किया है ऊपर नीचे। ठीक है? ये बात समझ आ गई? तो अभी हमने क्या कर दिया, जब हमने ड्रॉ को भी इंप्लीमेंट कर लिया तो क्या हो गया, अब दोनों सही हो गए। ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैंने यहां पे आगे इसको कॉल किया, ओके सबर, टेक्स्ट एडिटर प्लगइन p इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एडिटर प्लगइन, इसको मैं कहता हूं p डॉट ड्रॉ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ड्रॉइंग टेक्स्ट। ठीक है? फिर उसके ड्रॉ करने का जो भी तरीका है वो एक अलग बात है। ठीक है? उसके साथ हमारा फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। हम कहते हैं सेव, तो ये सेव करा, ये इसने यहाँ पे आउटपुट दोनों की है। ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अभी हम आते हैं, हम एक और प्लगइन बनाते हैं जिसका नाम है पीडीएफ व्यूअर प्लगइन। ये पीडीएफ को करने के लिए है। ठीक है? इसका अपना ड्रॉ होगा, उसके अंदर अपनी कोई पीडीएफ ड्राइंग की लॉजिक होगी। ठीक है? ये बात तो आप लोग अभी समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे मैंने सिर्फ आउटपुट किया हुआ है, लेकिन देयर इज सम लॉजिक देयर जो कि पीडीएफ को ड्रॉ करेगी। ठीक है? वॉट एवर दैट इज। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके हम इसको कहते हैं पीडीएफ व्यूअर प्लगइन, उसने भी इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है जी? p इज इक्वल टू न्यू पीडीएफ व्यूअर प्लगइन, तो ये p डॉट ड्रॉ p डॉट सेव से क्या होगा, ड्रॉइंग पीडीएफ, सेविंग पीडीएफ। ठीक है जी? समझिए बात की? अच्छा, अगेन सवाल ये पैदा होता है, ये इतना बड़ा खड़ा क्यों पाला है? ये खड़ा इस वजह से पाला है कि अब आपको जो पिछली उसमें बात की थी, हमारा जो एटम है या जो भी एडिटर है आपके पास, वो टेक्स्ट व्यूअर प्लगइन को कंपाइल टाइम पे नहीं समझता था। उसको नहीं पता था कि टेक्स्ट व्यूअर कोई चीज होती है, पीडीएफ व्यूअर कोई चीज होती है। उसको सिर्फ ये पता था कि प्लगइन कोई चीज होती है। ठीक है? इस चीज को फिलहाल थोड़ी देर के लिए हटाएं यहां से। प्लगइन p इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू के आगे कोई चीज जो है वो कहीं से आएगी। ठीक है जी? समझ आ रही बात की? ये x y z, इसको फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। सही है? ये चीज कहीं से आएगी, लेकिन जब आ जाएगी तो चूंकि प्लगइन p हमारे पास डिफाइंड है, हमें पता है कि प्लगइन हम किस चीज को कहते हैं। नाउ वी कैन कॉल ऑल द फंक्शंस दैट आर इन द इंटरफेस। मैं उसको कहूंगा कि ड्रॉ करो, अगर वो प्लगइन का बच्चा है तो वो जरूर ड्रॉ कर सकता है। ठीक है? इंसान का तो नहीं है ना। अगर वो प्लगइन है तो वो ड्रॉ जरूर कर सकता है, अगर वो प्लगइन है तो वो सेव जरूर कर सकता है, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो उसका इंस्टेंस ही नहीं बनेगा। वो कह रहा है ना कि मैं प्लगइन हूं, ये बंदा कह रहा है कि मैं एसी बना रहा हूं, एसी बना रहे हो, ये दो चीजें करोगे, नहीं करोगे तो तुम एसी नहीं हो सिरे से। ठीक है? समझ आ रही बात की? तो अब एटम वालों को यहां पे ये नहीं देखना पड़ा कि कितने किस्म के प्लगइन्स हमारे पास हो सकते हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने ये इंटरफेस सिर्फ दी, जाओ जो प्लगइन बनाते हो बनाओ, हम उसके साथ बात क्या करेंगे, ड्रॉ करो सेव करो, ये दो काम हम उसके साथ करेंगे। ठीक है? तो आपका ये पूरा जो आर्किटेक्चर है ये एसेंशियली इस चीज के ऊपर चलता है। ये जो हम कहते हैं ना, किसी भी आप लोगों की एप्लीकेशन होती है जी, प्लगइन इंस्टॉल कर लो, फलां चीज़ डाउनलोड करो,
अपडेट करो, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि आपने इंटरफेस बनाई होती है और इंटरफेस आप सारी दुनिया को देते हैं, दुनिया उसके हिसाब से कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन करती है और वो आपको देती है। अच्छा, एक मसला ये है कि अभी तो मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पे आएगा, यहाँ तो लिखा हुआ ना, ये तो हार्ड कोडेड है। ये कहाँ से आएगा? ये वहाँ से आया था जो आपको महमूद ने बताया था कि आपके पास एक फैक्ट्री होती है, आप खुद ये काम नहीं करते, आप फैक्ट्री को कहते हैं कि मुझे इंस्टेंस ला के दो। वो फैक्ट्री जाती है, जाके देखती है कितने प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। आपने पीडीएफ की फाइल ओपन की है तो फैक्ट्री जाती है, वहां से जाके पीडीएफ वाला इंस्टेंस आपको लाके देती है। समझिए बात की? तो वो फैक्ट्री जो वहां बैठी हुई है वो हार्ड कोडेड है, लेकिन उसको जहां पे इन्होंने स्ट्रिंग डॉग पास किया था तो वहां पे स्ट्रिंग की जगह पे ये देखा जाता है कि आप जो फाइल ओपन करें उसके आखिर में एक्सटेंशन क्या है, .pdf। तो पीडीएफ की वजह से वो जाता है और पीडीएफ वाला इंस्टेंस बना के आपको फैक्ट्री देता है। तो यहां पे एसेंशियली ये लिखा होगा प्लगइन फैक्ट्री डॉट गेट प्लगइन, ठीक है। और यहां पे या यूं गेट प्लगइन फॉर फाइल नेम डॉट पीडीएफ, अगेन फाइल नेम डॉट पीडीएफ यूजर दे देगा, ठीक है। और फैक्ट्री को आपने कहा पीडीएफ के लिए करो तो पीडीएफ का वो देखेगा, पीडीएफ वाले मेरे पास कौन से प्लगइन है, उसका इंस्टेंस आपको भेज देगा। यहां पे आपके कोड के अंदर नए प्लगइन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से एटम के अंदर जब हम काम करते हैं, जाते हैं पैकेजेस में और जाके हम नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो हम पीडीएफ दिखाना शुरू कर देते हैं, ऑल्दो कि एटम लिखने वालों को नहीं पता था कि हमारे एटम एडिटर के अंदर पीडीएफ भी दिखाई जा सकती है। समझिए बात की, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ यूं करके मिल जाती हैं आपस में। लॉजिक समझ आइए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने क्यों बनाई थी? क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस राइट नाउ, लेकिन हमें यह पता है कि इंटरेक्शंस हम किस किस्म की कर सकते हैं, और अगर हमने सिर्फ इंटरेक्शंस ही बतानी है तो देन वी डिफाइन एन इंटरफेस, और जब इंटरफेस हो गई तो उस इंटरफेस को जो इंप्लीमेंट करता है हम उसको यूज कर सकते हैं। बात समझ आइए। जब आप लोग ऊप पढ़ते हैं ना, या आप लोगों को मसला आएगा भी, पूरी ऊप पढ़ लेते हैं, इंटरफेसेस भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि ये खप पाली किस लिए है? इंटरफेस के अंदर जब कुछ है नहीं तो बनाया क्यों उसको, ठीक है। कि फिर मैं उसको इंप्लीमेंट करता हूं, फिर वो मुझे एरर पे एरर दिया जाता है और फिर मैं उसको सही करता हूं, ये वजह है, ठीक है। अगर ये अभी तक पूरी तरीके से नहीं भी समझ आई तो नो प्रॉब्लम, इतना समझ आ गया अगर कि बिग पिक्चर क्या है, तो आप लोग जब खुद इंटरफेसेस के साथ काम करेंगे तो आप लोगों को खुद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। कोई मसला हो तो अभी पूछें, क्योंकि ये वाली थीम हमारी खत्म हो गई, एक एक्स्ट्रा काम और करना है। सही है जी। अच्छा, इंटरफेस के अंदर बॉडी होती ही नहीं है सिरे से आप, क्योंकि इंटरफेस क्या कह रही है कि भाई ये दो काम मैं आपके साथ मैं बात करूंगा। अब इंटरफेस खुद कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक क्लास हम उसकी नहीं, हाँ, ये क्लास नहीं, ये इंटरफेस है। जब हम क्लास बनाएंगे और हम कहेंगे कि ये इंप्लीमेंट करती है प्लगइन को, तो फिर इसको वो दो इंटरफेसेस अब इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, वरना इसका इंस्टेंस नहीं बनेगा। और जब इंस्टेंस नहीं बनेगा फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जो हम डिमांड करेंगे कि हमें ये चीजें होनी चाहिए, जी जी जी, तो उसमें इंटरफेस में आप बताएंगे, आप ये कहेंगे कि भाई मैं इंटरेक्शन आपके साथ जो करूंगा मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर करूंगा, ठीक है। आगे एक एग्जाम्पल चलें, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके, लॉगिंग, जावा में लॉगिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उससे दो चीज़ें बताने मकसूद हैं। नंबर एक कि पाइथन में हम जब कहते थे ना भाई फलाना पैकेज नहीं है, क्या करो, पिप इंस्टॉल फलाना फलाना, ठीक है। जावा में इसकी इक्विवेलेंट अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ नहीं है। एक है मेवन है, लेकिन दैट इज़ वेरी रूडिमेंट्री, नोबडी यूजेज इट, ठीक है, फजूल चीज़ है एक नंबर की। अब रिकॉर्ड पे है तो इस वजह से फजूल नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल तो मैंने कह दिया तो है वो फजूली, ठीक है। तो एसेंशियली आप करते क्या हैं, आप जाते हैं और आप जाके नेट से खुद मैनुअली चीज़ डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो वो जो आपको आमतौर पे जावा की लाइब्रेरीज मिलती हैं वो मिलती हैं जार फाइल्स में, JAR, ठीक है, जावा आर्काइव, ठीक है। जिस तरह टार है ना, समथिंग आई डोंट नो टार से क्या बनता है, समथिंग समथिंग पता नहीं, .tar.gz जो है लिनक्स में कॉमन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे है jar.jar, ठीक है, जावा आर्काइव। जावा आर्काइव एसेंशियली इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। देखें यहाँ पे हमने ls करें, ये देखें, बल्कि कर ही रहे हैं तो ls grep क्लास करें, ठीक है। ये सारी क्लासेस हैं हमारे पास, सही। ये अब सारी क्लासेस जो हैं, अगर इन सारों को पकड़ के मैं एक आर्काइव में बंद कर दूं तो दैट इज अ जार, ठीक हो गया। मतलब अगेन तफसीलात आप बाद में देखेंगे, लेकिन एसेंशियली ये वो चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को मत देखें, ये दूसरा काम है। ओके, आप जाएं SLF for J, दिस इज अ लाइब्रेरी फॉर लॉगिंग, सिंपल लॉगिंग फ्रेमवर्क फॉर जावा, ठीक है। ये 4J लोगों को बड़ा पसंद है, जावा वालों को, ठीक है। हर चीज़ के आगे 4J लगाते हैं, हमें पता है तुम जावा के लिए हो, ठीक है। लेकिन बहरहाल सिंपल लॉगिंग फ्रेमवर्क फॉर जावा, ठीक है जी। इसका जो ज़्यादा कॉमनली नोन है वो है log4j, लॉगिंग फॉर जावा, ठीक है। तो log4j वो है जिसने लॉगिंग मशहूर की है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, जावा ने बहुत सारी चीज़ें जो है मेन स्ट्रीम की है, तो लॉगिंग log4j ने मशहूर की है, लेकिन log4j एक मुसीबत है। तो ये ज़रा सिंपल है, ठीक है। इसको आप यहाँ से जाके डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर से एक 20 जार की फाइल्स निकलेंगी। एक जिप फाइल में से
20 जार की फाइल्स निकलेंगी। आप क्या करेंगे, इन पूरी जार की फाइल्स को ला के डाल देंगे लेट्स से यहाँ पे ls lib के अंदर, लिब फोल्डर में मैंने इनको डाल दिया, ठीक है जी, सही है जी। ये 2 फाइलें मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। ये .-API जो है इसके अंदर सारी इंटरफेसेस हैं कि सिंपल लॉगिंग फ्रेमवर्क जो है वो किस चीज को कहता है कि तुम लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सारी इंटरफेसेस इस API में डिफाइंड है। तो इंटरफेस इज एसेंशियली एन API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस नाम उसके शामिल है, ठीक है। और ये जो है ये उसकी एक इंप्लीमेंटेशन है, इसके अलावा और इंप्लीमेंटेशंस भी हो सकती हैं। एनीवे, अगर ये बात नहीं भी समझने को बड़ा मसला नहीं है। ये 2 जार फाइलें आपने अपनी लिब के फोल्डर में डाल दी, सही हो गया। अब आपने डाल तो दी हैं, लेकिन मसला क्या है कि अब आपने जब हमने लिखा था जावा सी, हमने इसको कहा था कि आप कंपाइलेशन करो, लेकिन कंपाइलेशन के लिए आधी चीजें देखें। यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे आके इसको कहा कि इंपोर्ट करो, जिस तरह हम वहां पे इंपोर्ट करते थे वैसे यहाँ पे भी इंपोर्ट है। मैंने इसको कहा कि org.slf4j.logger में से को इंपोर्ट करो, ठीक है। अब ये चीज मैंने तो लिखी नहीं है, ये कहां से आएगी? पाइथन के अंदर अपना पैकेज मैनेजर होता था, वो जिधर उसने इंस्टॉल किया वहां से ले आता था। जावा में कहां से आएंगी? जावा सर्च करता है अपने क्लास पाथ में। जिस तरह आपके पास, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वैसे बता देता हूं, आपके पास एक एनवायरमेंट वेरिएबल होता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसको कहते हैं पाथ। सुबह जो थोड़ा बहुत नौमान ने भी बताया आपको कि पाथ के अंदर जाके वो ढूंढता है कि एग्जीक्यूटिबल्स किधर हैं, ठीक है। तो पाथ वो होता है, ठीक है। इस तरीके से जावा का होता है क्लास पाथ, के क्लास से मैं किस जगह पे ढूंढूंगा। पाथ जो आपके पास नॉर्मल पाथ होता है ना, जो हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ की बात की थी, वही पाथ है, ठीक है। तो क्लास पाथ का मतलब है कि मैंने जो क्लासें ढूंढनी है मैं क्लासें कहां जाके ढूंढूंगा, ठीक है। तो आप यहां पे इसको बताएंगे, ठीक है। मैं यहां पे देख लूं कि मैं गलत कहीं ना लिख दूं, जावा-cp, ठीक है। -cp का मतलब है कि जावा सी करो, कंपाइलेशन करो, लेकिन मैं एक आर्गुमेंट आपको बता रहा हूं कि आपका क्लास पाथ कहां है। आपका क्लास पाथ है डॉट करंट डायरेक्टरी में। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, ठीक है। ये तकरीबन हर OS में डॉट जो है वो करंट डायरेक्टरी होती है, और डॉट इसकी पेरेंट डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर ये है, ठीक हो गया। okay. तो डॉट नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास लिब फोल्डर के अंदर जो ये मेरे पास slf4j-api.jar है, इसके अंदर भी क्लासें ढूंढो। ये है जार फाइल, ये पाथ नहीं है, लेकिन जावा को पता है कि अगर जार फाइल आपने मुझे पाथ में दी तो मैं इसके अंदर क्लासें ढूंढूंगा, ठीक। कोलन से सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है। कोलन लिब के अंदर slf4j-simple.jar, इसके अंदर भी ढूंढो जाके। तो अब क्या है कि जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर ढूंढो ये फाइलें जो भी कंपाइलेशन के लिए चाहिए, प्लस slf4j की एक जार और दूसरी जार, इन सब जगहों पे जाके ढूंढो, आपको कहीं ना कहीं क्लास फाइल मिल जाएगी जो आपको चाहिए। तो ये इसको कहते हैं जावा का क्लास पाथ, ठीक है। और ये वो एक वजह है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को टर्मिनल के ऊपर ये काम करवा रहा हूं, ताकि सीपी आप देखें, क्योंकि लोगों ने जावा बड़े अरसे तक इस्तेमाल की होती है, उनको क्लास पाथ का पता नहीं होता, ठीक है। जब जार फाइल कहीं डालनी होती है फिर वो आ जाते हैं हमारे पास कि सर ये इसके साथ मैं क्या करूं। तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्लास कहां ढूंढनी है इन जगहों पे। विंडोज में फर्क सिर्फ ये होता है, फॉर सम रीजन अगर आप विंडोज अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोलन की जगह पे सेमी कोलन होता है, ठीक है। लिनक्स, मैक वगैरह वगैरह बाकी सारी की सारी दुनिया में कोलन से सेपरेट किया जाता है पाथ, विंडोज में सेमी कोलन से किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग बार बार सुनेंगे ये चीजें, ठीक है। ओके, तो जावा अगेन कंपाइलेशन करो, किसको कंपाइल करो? runner10.java को, ठीक। लेकिन सिर्फ दरमियान में मैंने इसको बता दिया कि क्लास पाथ क्या है। भाई इन सारी जगहों पे ढूंढो, करंट डायरेक्टरी भी ढूंढो, में भी ढूंढो, उस जार में भी ढूंढो, उस जार में भी ढूंढो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये मैं इसको जब कंपाइल करता हूं तो ये एटलीस्ट कंपाइल सही हो जाएगा, फिर मैं इसके बाद आपको कोड दिखाता हूं कि कोड में हो क्या रहा है, लॉगर काम क्या करता है। तो ये जो हमने ये 2 चीजें इंपोर्ट की थी, इन 2 को इंपोर्ट करने के लिए ये कहां से आई थी? उस 2 जार फाइलों में से। तो इस वजह से हमें वहां जाके उसको करना पड़ा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारी रनर क्लास है, इसके अंदर हम क्या कहते हैं? एक लॉगर का इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, इस क्लास के लिए मुझे एक लॉगर बना के दो। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है। ये कहता है कि भाई मुझे एक लॉगर ला के दो। क्यों? क्योंकि लॉगर पड़ा हुआ है इस सिंपल डॉट जार के अंदर। हो सकता है कल को इससे ज्यादा कोई परफॉर्मेंस एफिशिएंट जो है, को बहुत तेज लॉगर हम लिख लें तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे इस कोड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही जी? अच्छा, तो लॉगर इज इक्वल टू ये चीज, ये आपने एक दफा लिख दी बस। ये रनर 10 डॉट क्लास इसलिए लिखा है ताकि जब हमारा ये लॉगर आउटपुट करे तो वो बताए कि मैं कहां से आउटपुट कर रहा हूं, ठीक है, भी नजर आ जाएगा। और अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि लॉगर डॉट इन्फो, लॉगर डॉट वॉन और बाकी लॉगर के जितने भी लेवल्स होते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं याद तो खैर है, वो लॉगिंग की उसके अंदर आप देख सकते हैं। इसेंशियली इसके बाद आप लॉगर को वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे आप पाइथन में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये कहानी लंबी इस वजह से हुई है क्योंकि आप लोगों को पहली दफा इंट्रोड्यूस करें। जब आपने करना होगा तो क्या करना होगा? 2 फाइलें ला के डालें। आप यहाँ पे भी डाल सकते थे, मैंने लिब में इसलिए डाली है क्योंकि कन्वेंशन ये है कि लिब के फोल्डर के अंदर डालें, इसलिए पहले से मैं आपको बता रहा हूं कि लिब के फोल्डर के अंदर डालें। सब चीजें एक जगह पे कभी भी डंप नहीं करते, ये कहानी बहुत दफा मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लिब का फोल्डर बनाएं, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आप इस्तेमाल करें उनको लिब के फोल्डर के अंदर डालें, ठीक है। ओके ओके, और इसके बाद फिर आप तो आप क्या करेंगे? 2 जार फाइल्स लेके लिब के फोल्डर के अंदर डालें, यहां पे जाके उनको इंपोर्ट करें, ठीक है। और
ये काम करें, और जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो इसको क्लास पाथ देंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जब आप इसको रन करेंगे तो रन करने के टाइम के भी ऊपर भी इन दोनों का मौजूद होना जरूरी है। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे, जावा क्लास पाथ, ये सारा क्लास पाथ है, और इसको रन करो तो ये आपके पास दो चीजें। देखिए ये रनर 10 यहाँ पे क्यों आउटपुट आया है, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि रनर 10 के लिए आउटपुट करना है मैंने। ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि रनर 10 का ये आउटपुट है, रनर 10 का ये आउटपुट है। ठीक है जी, मसला तो नहीं है, नहीं मसला खैर होगा, लेकिन इसको रन करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, लास्ट एक बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये चीज़ मैंने डाली है, इसका बाकी चीज़ों कोई ताल्लुक नहीं है। लिस्ट हम लोगों ने पाइथन में बड़ी तफसील से देखी थी, C++ में कहा कि आप लोग जाके आगे कहीं पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका इक्विवेलेंट बताना चाह रहा हूँ कि जावा में क्या। जावा में भी फेयरली सिंपल है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे java.util.vector। ठीक है, तो java.util जो है ये बिल्ट इन आपके पास आता है, इसके अंदर अक्सर आपके पास बड़ी यूजफुल किस्म की यूटिलिटीज हैं, इसलिए इसका नाम यूटिल है। ठीक है जी। तो ये आप वैसे नेट पे सर्च कर देंगे java.util के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वेक्टर जो है दिस इज एसेंशियली अ लिस्ट। ठीक है, एक्सपेंडेबल लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर किसी भी डाटा टाइप को, अब एसेंशियली जो पाइथन की लिस्ट हमने पढ़ी थी वो वेक्टर कहलाता है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करते हैं, हमने क्लास बनाई रनर वेक्टर, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या काम किया, रनर 11 को हमने क्या किया, इंट वेक्टर टेस्ट की। इसको जरा मैं जाके वापस कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे कमेंट्स हमें तंग कर रहे हैं। इंट वेक्टर टेस्ट को मैंने कॉल भिजवाई है। ठीक है, अगेन सिर्फ फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, और मैं जाके इसको कहता हूँ इंट वेक्टर टेस्ट वेक्टर vi इज इक्वल टू न्यू वेक्टर। सही हो गया, एक वेक्टर बनाओ जी, एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, पाइथन में जरा सी सिंटेक्स अच्छा था, लेकिन यहाँ पे बहरहाल बात वही होगी कि vi के अंदर क्या चीज आ गई, लिस्ट आ गई, एक एम्प्टी लिस्ट आ गई। ऐड का फंक्शन जो है दिस इज द सेम एज अपेंड, तो vi.add4, vi.add5, vi.add समथिंग। तो अगेन डाटा टाइप फर्क हो सकती है, लेंथ वेरिएबल है। ठीक हो गया जी। और प्रिंट वेक्टर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे बताना आपको सिर्फ ये मकसूद है कि आप लोग इस प्रिंट वेक्टर को आपने एक वी भिजवाया, उसके ऊपर आपने लूप चलाया, तो वी डॉट साइज के जरिए से जहाँ पे जो वहाँ पे हम कर रहे थे कि लेन ऑफ एल, यहाँ पे हम कर सकते हैं वी डॉट साइज। ठीक है, तो इससे आपको उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाता है। इसके ऊपर हमने एक सिंपली लूप चलाया और सारों को आउटपुट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या आउटपुट कर रहा है, इसको अभी मैं बताता हूं। देखिए 4, 5 और समथिंग इसने आउटपुट कर दिए। ठीक है, ऊपर ये दो वार्निंग्स आई हैं। ये क्या कह रहा है कि रनर 11.java यूजेस अनचेक्ड और अनसेफ ऑपरेशंस। ठीक है, फलाना फलाना, नीचे कुछ और बात भी आपको बता रहा है। ये इवेंचुअली आपको देखना पड़ेगा अगर आप जावा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये क्या आपको बताना चाह रहा है मैं आपको बता देता हूं। वो ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे वेक्टर बनाया है, लेकिन वेक्टर की आपने मुझे टाइप नहीं बताई कि किस चीज का ये वेक्टर है। आमतौर पे ऑल्दो कि ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि पाइथन के अंदर लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट की डाटा टाइप फर्क हो सकती है। ठीक है, हमें बड़ा शौक है ये बात बताने का कि सी में नहीं होती, पाइथन में होती है, बट यू नेवर वांट टू डू दिस। ठीक है, बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें आप डिफरेंट डाटा टाइप्स की चीजों को एक जगह पे जमा करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जावा में बाकायदा आपको वो कह रहा है कि आपने वेक्टर बनाया किस चीज का, अगर आप मुझे बता दें कि किस किसी चीज का वेक्टर है तो मैं आपके लिए परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कर सकता हूँ, काम तेज हो जाएगा आपके लिए। आप मुझे बात पूरी नहीं बता रहे तो मैं ऑप्टिमाइजेशंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे बता देते हैं। बाय द वे आप इसको डायरेक्ट भी आउटपुट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें ताकि मैं आगे, तो ये आउटपुट वही करेगा, आपको नजर आ जाएगा कि ये वही लिस्ट है, ये सिर्फ कोट्स इसके इर्द गिर्द समथिंग इर्द नहीं डाले, बाकी वही चीज़ है। सही होगा। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग का वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का वेक्टर का क्या मुराद है कि इसके अंदर सारी की सारी चीजें क्या होंगी, स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक हो गया, तो हम कहते हैं स्ट्रिंग वेक्टर। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, सिंटेक्स का थोड़ा सा फर्क है। हम क्या कहते हैं, हम बताते हैं वेक्टर, और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान बताते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स की टाइप्स क्या होंगी, स्ट्रिंग्स। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टेम्पलेट। ठीक है, ये आप लोग इंशाल्लाह ऊप में पढ़ेंगे, अभी मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर को आप डाटा टाइप को एक किस्म का पैरामीटर दे रहे हैं। एक तो फंक्शन को पैरामीटर देना होता है ना, आप डाटा टाइप को पैरामीटर दे रहे हैं कि आप एक वेक्टर हो लेकिन स्ट्रिंग्स के वेक्टर हो। ठीक है, तो वीएस क्या चीज है, वीएस एक वेक्टर है, लेकिन सिर्फ वेक्टर नहीं है, एक स्ट्रिंग्स का वेक्टर है। ठीक है, तो फिर आप इसका इंस्टेंस भी उसी तरीके से बनाते हैं, न्यू वेक्टर स्ट्रिंग ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक है, तो ये पूरा वेक्टर स्ट्रिंग क्या है, दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू डाटा टाइप विच इज अ स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक हो गया जी, तो इसका आपने इंस्टेंस बनाया, अब आप कहते हैं vs.add फर्स्ट सेकंड थर्ड, सही, और आप इसको उसी तरीके से आउटपुट करते हैं। तो ये क्या काम करेगा, वही काम करेगा जो कि पहले करता रहा है। एक सेकेंड, इसको अभी हम हटा देते हैं ताकि आपको नजर आए कि वो एरर जो है, वो एरर नहीं है, वार्निंग है, वो उस पहले की वजह से आ रही है। ये क्यों, आई एम नॉट श्योर, आई एम फेयरली श्योर दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। ओके, आई एम नॉट श्योर, मैं देख लूँगा, मेरे पास ये पहले नहीं आ रहा था। एनीवे, इंट वेक्टर टेस्ट डेफिनेशन, हाँ राइट, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ इसी वजह से।
जो हमने उसको डिफाइन किया ना, मैं आपको दिखा दूंगा मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने लिखा है कमेंट आउट इंट वेक्टर टेस्ट डेफिनेशन टू गेट रिड ऑफ द वार्निंग। ठीक है, अच्छा किया था उस वक्त लिख लिया था। असल में जब आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया ना तो उस पर वो खफा हो गया है, सही है, क्योंकि वहाँ पे आपने बता तो दिया ना कि एक वेक्टर बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो आप चाहे उसको कॉल करें ना करें लेकिन उस पर खफा हो जाता है। ठीक है, अब आप ये करेंगे तो आपके पास वो वार्निंग नहीं आएगी। ठीक है, तो वो वार्निंग जो है वो उसी डेफिनेशन की वजह से आ रही थी। ठीक है, तो एसेंशियली कहने का मतलब ये है कि आपके पास वेक्टर जो है वो इक्विवेलेंट है जावा के अंदर पाइथन की लिस्ट का। ठीक है, लिस्ट आप मल्टीपल टाइप्स की भी बना सकते हैं बट यू नेवर रियली वांट टू डू दैट। ठीक है, तो जावा आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मुझे बता दें कि किस किस्म का। पाइथन में ऐसी कुछ फैसिलिटी हमारे पास नहीं है कि हम उसको कहेंगे नहीं सिर्फ स्ट्रिंग्स ही होंगी। ठीक है, क्योंकि पाइथन के अंदर इस किस्म के चेक्स बड़े कम है। ठीक है जी, क्लियर है जी, कोई मसला तो नहीं है। ओके